देवता एपिसोड 11। चचा को सुलह सफाई पर आमादा देखकर जरीना ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। मैंने तारुफ कराया, ये फूफी की लड़की जरीना है। चचा जान ने उसे रस्मी दुआएं दी। फिर हम उनके साथ चलते हुए कोठी में दाखिल हो गए। उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और अपनी बेगम को आवाजें देने लगे। मेरी नजरें चारों तरफ भटक रही थी। उस वक्त मुझे अपने दिल के चोर का पता चला। मैं गजाला को तलाश कर रहा था। चचा जान से सुलह करते वक्त भी मेरे दिमाग के किसी चोर गोशे में गजाला छुपी हुई थी। शायद मैं उसके लिए यहां तक चला आया क्योंकि उसकी वजह से यहां से निकाला गया था। उस खूबसूरत बला से खूबसूरती के साथ ही पिछला हिसाब चुकाया जा सकता था। चची ड्राइंग रूम में आई तो मुझे देखकर ठटक गई। मेरी आंखों ने उन्हें पल भर के लिए ठहरा दिया था। वो सोच रही थी, अल्लाह, ये तो वही आंखें हैं। ये आंखें पहली बार टैक्सी में आई थी, फिर ये आंखें। मैंने फौरन ही उनकी सोच को अपनी गिरफ्त में लिया। बस आगे कुछ ना सोचना। जितना इन आंखों के मुतालिक सोच चुकी हो उसे भूल जाओ। आगे बढ़ो, मुझे पहचानो और मेरी आमद पर खुशी का इजहार करो। उनके चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और लहक कर बोली, आहा, ये तो अपना फरहाद है। बेटा, तुम्हारे यहां आने से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आखिर इतने दिनों तक कहां गायब रहे? मैंने जवाब दिया, बस आप लोगों को याद करता रहा और अपना मुस्तकबिल बनाने की राहें तलाश करता रहा। जो कुछ भी हूं आपके सामने हूं। खुदा के फजल से 1-2 लाख रुपए तो घर के सेफ में ही पड़े रहते हैं। चाचा जान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, तुम बड़े आदमी बन गए हो, मगर अपनी चची की तरह कंजूस बनकर न रहना। मैं इनसे कभी पैसे मांगता हूं तो ये बहाना करके टाल देती है। क्यों बेगम, ठीक है ना? लेकिन कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मुझे 1,25,000 की जरूरत है। तुम सुबह ही बैंक से निकाल कर ले आना। चची के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके किसी अकाउंट में 1,25,000 तो क्या 2,500 भी नहीं थे। वो मेरी तरफ देख रही थी और सोच रही थी, कल ये फरहाद कंगाल था, आज हम कंगाल हो गए। मैं अपने खावंद से भी नहीं कह सकती कि बेईमानी से हासिल की हुई दौलत मैंने कहां जाया कर दी है। फिर कल क्या होगा? इन्होंने साफ कह दिया है कि कोई बहाना नहीं सुनेंगे। मुझे किसी से कर्ज मांगना ही होगा। किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर मैं अपनी तबाही को नहीं छुपा सकती। अगले माह फसल की कटाई के बाद जो रकम आएगी उससे मैं कर्ज अदा कर दूंगी। क्या फरहाद से कर्ज मिल सकता है? ये कमबख्त तो बड़ी डींगे मार रहा है कि घर के सेफ में 1,00,000-2 लाख रुपए पड़े रहते हैं। क्या ये अपनी चची को कर्ज नहीं देगा? जरूर देगा। जरा मोहब्बत और चापलूसी से काम निकालना होगा। मोहब्बत और नफरत का भी एक टाइम टेबल होता है। मोहब्बत का मौका हो तो मोहब्बत करनी चाहिए, वरना नफरत से धुतकारते रहना चाहिए। मैं अब तक इसे गालियां देती और धुतकारती रही हूं, लेकिन अब टाइम टेबल के मुताबिक इससे मोहब्बत जताकर बड़े प्यार से कर्ज हासिल करना होगा। वो सोच रही थी। इस दौरान चचा जान जरीना से बातें करते रहे। मैंने चची की सोच में मुदाखलत करते हुए कहा, बेशक फरहाद उल्लू का पट्टा है, जरा बहलाने फुसलाने से कर्ज दे देगा। अभी मैं गजाला को बुलाती हूँ, उसे चाय लाने के लिए कहूंगी। ये सोचते ही उन्होंने आवाज दी, गजाला, यहां आओ बेटी, देखो फरहाद आया है। मुलाजिम से कहो इसके लिए चाय ले आए। चाचा जान ने कहा, बेगम, क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है? गजाला तुम्हारे सामने बाहर गई है और तुम उसे आवाज दे रही हो। मैंने चची के दिमाग को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बड़बड़ाने लगी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो घर में नहीं है। न जाने मेरे दिमाग को क्या हो जाता है। वो अपनी उंगलियों से पेशानी को रगड़ने लगी। इतने में जहीर की आवाज सुनाई दी। वो बड़ी क़िरात से सलाम करता हुआ जीने से उतर रहा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। उसके सर पर सफेद गोल टोपी थी। उसने खद्दर का कुर्ता और टखनों से ऊपर तक शरई पाजामा पहना था और हाथ में तस्बीह लिए जेर लब बुदबुदाता हुआ हमारे करीब आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे तनवीमी अमल का इतना गहरा असर होगा और वो शाम होते होते सर से पांव तक मौलवी बन जाएगा। चचा जान उसे घूर कर देख रहे थे। उन्होंने डांट कर कहा, तुमने अभी तक अपना हुलिया नहीं बदला है? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? सुबह से सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हो, आज दुकानों की तरफ भी नहीं गए। मैंने कहा, चचा जान, आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे अल्लाह रसूल का नाम लेना कोई जुर्म है। दुकानदारी तो रोज ही होती है, कम से कम एक दिन इबादत के लिए भी मुकर्रर होना चाहिए। ये कितनी अजीब बात है कि हम हफ्ता सफाई और हफ्ता कमाई मनाते हैं, लेकिन हफ्ता इबादत कभी नहीं मनाते। बेटे, तुम दुरुस्त कहते हो। मुझे ज़हीर की इबादत गुजारी पर एतराज नहीं है, लेकिन इस उम्र में लड़का तस्बीह लेकर बैठ जाए तो फिर दुनियादारी कैसे होगी? सुबह से इस लड़के का अंदाज बता रहा है कि ये गोशा नशीनी इख्तियार करने वाला है। ये देखो, अब ये सोफे पर बैठने की बजाय फर्श पर बैठ रहा है।
जहीर ने फर्श पर पलथी मारकर बैठते हुए दरवेशाना अंदाज में कहा, एक दिन हमें इसी फर्श के नीचे जाना है। ये कीमती सोफे इसी दुनिया में रह जाएंगे, सिर्फ इबादत हमारे साथ जाएगी। ये जिंदगी 4 दिन की है, बेहतर है कि हम इस हयात फानी को याद इलाही में गुजार दें। चचा जान ने झल्ला कर कहा, अबे कभी तेरे बाप ने भी इबादत की थी? इबादत करना है तो वक्त पर करो और कारोबार भी संभालो, चलो उठो यहां से। उन्होंने जबरदस्ती उसका बाजू पकड़कर उठा दिया। मैंने जहीर के दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, जहीर तुम्हारे वालिद दुरुस्त कहते हैं, दीनदारी और दुनियादारी के औकात मुकर्रर करो, ये इबादत का वक्त नहीं है, तस्बीह जेब में रख लो। उसने तस्बीह जेब में रख ली और सोफे पर बैठ गया। चचा जान ये सोचकर मुतमईन हो गए कि बेटे पर उनकी डांट टपट का असर हुआ है। जरीना जहीर को एक तमाशा समझकर दिलचस्पी से देख रही थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर जरीना की शादी जहीर से हो जाए तो कैसा हो। दोनों का जोड़ मुनासिब था। अगर जरीना पारसा नहीं थी तो जहीर भी पारसा नहीं था। जब रिश्ता तय हो जाता तो मैं दोनों को एक दूसरे का वफादार रहने और शराफत से जिंदगी गुजारने का सलीका सिखा देता। फिर यह कि इस शादी से हमारे खानदानी झगड़े खत्म हो जाते। बहरहाल मैं ये देखना चाहता था कि ये रिश्ता तय होने के बाद चचा जान और चची वगैरह राह रास्त पर आ सकते हैं या नहीं। मैंने पहले जरीना के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में कहा, हाय अल्लाह, मैं बार बार जहीर को क्यों देख रही हूं? हाँ, इसमें कोई बात है। हाँ, अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जरीना बैठे बैठे बेचैनी से पहलू बदलने लगी। वो अचानक जहीर के मुताल्लिक ऐसा सोचकर परेशान थी कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। मैंने जवाबन सोचा, वाह, क्यों नहीं सोचूंगी, किसी न किसी के मुताल्लिक तो मुझे सोचना ही होगा। जहीर क्या बुरा है? खूबसूरत है, दौलतमंद है। ये फरहाद तो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा, बस यूं ही मेरी जवानी से खेलता रहेगा। नहीं, अब बहुत हो चुका। अगर जहीर मुझे पसंद कर ले तो मैं फरहाद की तरफ रुख भी ना करूं। हाय अल्लाह, ये शरई पाजामा पहनकर कितना स्मार्ट लग रहा है। मैं थोड़ी देर तक उसके सोचने का अंदाज बदलता रहा। कभी चची जान या चचा जान मुझसे मुखातिब होते तो मैं उनकी बातों का जवाब देता। इसके बाद फिर जरीना की सोच को जहीर की तरफ माइल कर देता। इस दौरान चाय आ गई। चाय पीते वक्त मैंने जहीर के दिमाग पर असरअंदाज होकर कहा, ये लड़की जो फरहाद के साथ आई है, इसे मुस्कुरा कर देखो और इससे तारुफ हासिल करो। जहीर ने फौरन ही मुस्कुराकर जरीना को देखा। जरीना भी उसे देख रही थी। उससे नजरें टकराते ही वो जरा झिझक गई और सर झुकाकर जेर लब मुस्कुराती हुई अपने दुपट्टे के आंचल से खेलने लगी। जहीर ने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप फरहाद के साथ आई हैं? चची ने जवाब दिया, बेटा, ये तुम्हारी फूफी की बेटी जरीना है, तुमने बचपन में इसे देखा था। अच्छा, जहीर ने कहा, अब तो पहचानी नहीं जाती। मैंने फिर उसे हुक्म दिया, इसके हुस्न की तारीफ करो और अपने डैडी से कहो कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, जरीना, बेतकल्लुफी माफ करना, मैं दिल से यह कहने पर मजबूर हूं कि तुम बेहद हसीन हो। जरीना शर्मा कर अपने सर पर आंचल रखने लगी। चचा जान ने जरा सख्त लहजे में कहा, जहीर, ये क्या बकवास है? तुम्हें ऐसी बात कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि फरहाद को इस बेतकल्लुफी से शिकायत पैदा होगी, क्योंकि आपा ने बहुत पहले से यह तय कर लिया था कि वो जरीना की शादी फरहाद से करेंगी। मैंने जवाब दिया, नहीं चचा जान, फूफी जान ने यह रिश्ता तय नहीं किया है। वैसे भी न तो जरीना ने मुझसे शादी करने के मुताल्लिक सोचा है और न मैं सोचता हूं। मैंने तो इसकी शादी के लिए 50,000 के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद फूफी जान को दे दिए हैं। कहीं से अच्छा रिश्ता आएगा तो फूफी जान इसके हाथ पीले कर देंगी। मेरी बात खत्म होते ही जहीर ने अपने बाप से कहा, डैडी, मैं जरीना से शादी करना चाहता हूं। मम्मी ने भी एक दिन कहा था कि वो किसी घरेलू किस्म की लड़की को बहू बनाना चाहती है। चची तो ये सुनकर ही खुश हो गई थी कि जरीना अपने जहेज में 50,000 के जेवरात और 1 लाख रुपए लेकर आएगी। इन दिनों वो इसी फिक्र में रहती थी कि किस रास्ते से उन्हें बड़ी से बड़ी रकम मिल सकती है। उन्होंने चाचा जान के कुछ कहने से पहले ही अपने बेटे की तायीद की। हाँ बेटा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं कितनी देर से यही सोच रही हूं कि जरीना मेरी बहू बन जाए। चचा जान ने इस रिश्ते से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इतना कहा कि जरीना की वालिदा उनकी दुश्मन बन बैठी हैं, इसलिए वो बेटी इनके घर नहीं देंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं फूफी जान को समझा लूंगा। अगर ये रिश्ता हो गया तो बरसों की अदावतें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद चची हंस हंस कर मुझसे मीठी मीठी बातें करती रहीं। जब मैं जरीना के साथ उनकी कोठी से निकला तो अंधेरा हो चुका था। चची इसी फिक्र में थी कि कल सुबह चचा जान को 1,25,000 रुपए कहां से ला कर दिए जाएंगे। इस वक्त मैं ही इनकी मुसीबत में काम आ सकता था। लिहाजा वो मेरे साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करती हुई मेरी कोठी में आ गई। उन्हें देखते ही फूफी जान के तेवर बदल गए।
वो चची जान को खूब जली कटी सुनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें अलग ले जाकर आजिज़ी से समझाया कि दुश्मन खुद ही चलकर हमारे दरवाजे पर आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। फिर मैंने ये भी समझाया कि ज़हीर बहुत अच्छा लड़का है, नमाजी, परहेजगार है, माल रोड की दुकानें उसके नाम है। जरीना उस घर में बहू बनकर जाएगी तो राज करेगी। चची उसका रिश्ता मांगने आई हैं, लिहाजा उन्हें एक बेटी की मां बनकर मसलहत से काम लेना चाहिए। मेरी बातें उनकी समझ में आ गई। उन्होंने चची के पास आकर उन्हें गले से लगाया। जवान बेटी का तौक गले से उतारने के लिए वो पुरानी दुश्मनी भूल गई। मैं अपने बेडरूम में आ गया। मुझे मालूम था कि चची मेरे पास हाथ फैलाने आएंगी। सच कहता हूं, इस वक्त उनकी बेबसी और परेशानियों का ख्याल करके मेरा दिल मोम होने लगा। मैंने सोचा कि वो दुश्मन ही सही, मगर एक औरत को हद से ज्यादा परेशान करना मर्दानगी नहीं है। बस बहुत हो चुका, इस वक्त मुझे उनके काम आना चाहिए। मैंने यही किया। जब वो फूफी से बातें करने के बाद मेरे पास आई तो गुफ्तगू के दौरान मैंने खुद ही कहा कि किसी सिलसिले में उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो वो मुझे अपना बेटा समझकर खिदमत का मौका दें। उन्होंने खुश होकर मेरी बलाएं ली। फिर अपनी मोहताजी और कल्लाशी पर पर्दा डालती हुई बोली, बेटे, मैं दूसरों को कर्ज देकर पछता रही हूं। 6 माह पहले मेरा भाई अपने कारोबार के लिए मुझसे 2 लाख रुपए ले गया। उसने अब तक वापस नहीं किए। ज़हीर मुझसे 3 लाख रुपए अब तक ले चुका है। ये सब बातें मैं तुम्हारे चचा जान से छुपाती हूं। अब इनसे कह नहीं सकती कि मेरे अकाउंट में ज्यादा रकम नहीं है। तुम मुझे 1,25,000 कर्ज दे दो, मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगी। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए अपनी आहनी अलमारी खोली और उनकी मतलूबा रकम निकाल कर उन्हें दे दी। वो मुझ पर कुर्बान हुए जा रही थी, मेरी बलाएं लेकर लफ्जों के फूल निछावर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई। उनके बदले हुए रवैये को देखकर सब ही ये कह सकते थे कि अब उन्हें अकल आ गई है और उन्होंने सच्चे दिल से हमें अपना समझ लिया है। वो आइंदा एक दुश्मन की अकल से नहीं सोचेंगी, लेकिन इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसानों की सोच कुछ और होती है, अमल कुछ और होता है। वो एक ही वक्त में जबान से दुआएं देते हैं और दिल से गालियां निकालते हैं। चची की सोच भी यही कह रही थी। वो मेरे पास इतनी दौलत देखकर कुढ़ रही थी और ये मंसूबे बना रही थी कि वो किस तरह मुझे बेटा कहकर और मुझे एक माँ का प्यार देकर वक्तन फवक्तन मुझसे रकमें वसूल करती रहेंगी। मैं अपनी पैदाइश के बाद ही माँ की ममता से महरूम हो गया था। चची माँ के बेलोस मुकद्दस रिश्ते की डमी बनकर मेरी महरूमी से फायदा उठाना चाहती थी। अगर मैं ख्याल खानी के इल्म से वाकिफ न होता तो यकीनन उनकी झूठी ममता के फरेब में आ जाता। उस वक्त जी में आया कि जो रकम मैंने कर्ज के तौर पर दी है उसे अभी उनसे छीन लो। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी आंखों के जेर असर वो खुद ही सारी रकम वापस लाकर दे देती। लेकिन दी हुई चीज को वापस लेना मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मेहरबानी कर दी सो कर दी। आइंदा उनके काम ना आने का फैसला कर लिया। दूसरी सुबह सबसे पहले मैंने ज़हीर की खबर ली। उसके दिमाग तक पहुंचने से पता चला कि वो कलाम पाक की कोई मुख्तसर सी आयत याद कर रहा है। मुझे यह सोचकर बेहद खुशी हुई कि मेरा इल्म किसी को सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जा रहा है। काश कि मैं हर इंसान को सीधा रास्ता दिखा सकता, लेकिन यह मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग मुख्तलिफ मिजाज के हामिल होते हैं। ज़हीर एक ही बार की हिदायत पर नेकी का रास्ता इख्तियार कर रहा था। इसके बरक्स मैं चची साहिबा को बार बार ट्रांस पिलाने के बावजूद उनके सोचने के अंदाज को नहीं बदल सका था। जो लोग चची की तरह ठोकरें खाने और तबाह हो जाने के बावजूद नहीं संभलते, फिर उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। इसके बाद मैंने चची की सोच से राब्ता कायम किया। उस वक्त उनकी सोच से परेशानी जाहिर हो रही थी। मैं तवज्जो से उनके ख्यालात को पढ़ने लगा। वो घबराई हुई सोच रही थी, अब क्या होगा। मैंने इन्हीं कपड़ों के नीचे वो रुपए छुपा कर रखे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, फरहाद से रुपए लेकर मैं सीधी अपने कमरे में आई थी। मैंने सोचा था कि सुबह नासिर को रुपए दूंगी। मैंने ये अलमारी खोलकर यहाँ कपड़ों के नीचे नोटों की कड्डियां छुपा दी थी। अब अपने रुपए सेफ में रखते हुए डर लगता है। इसी डर से मैंने यहाँ रुपए रखे थे, मगर यहाँ से भी गायब हो गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यकीनन कोई दुश्मन जादू या किसी अमल से मुझे तबाह कर रहा है, और मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, फरहाद। लेकिन नहीं, फरहाद दुश्मन होता तो मुझे इतनी बड़ी रकम कभी न देता, कभी जरीना का रिश्ता ज़हीर से करने पर आमादा ना होता। बहरहाल, वो दुश्मन हो या ना हो, मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि तमाम बैंकों के अकाउंट से मेरे लाखों रुपए गायब हो गए। सिर्फ बैंकों से नहीं, इस कमरे के सेफ से और अलमारी से भी रुपए और जेवरात गायब हो गए। वो सोच रही थी। अब मैं भी हैरानी से सोच रहा था, जिस घर की दौलत पर मैं हाथ साफ कर रहा था, वहां कोई दूसरा हाथ की सफाई दिखाने वाला कैसे पहुंच गया। यह तो मेरे लिए एक चैलेंज था। वो मेरी ही दी हुई रकम चुरा कर ले गया था। कौन हो सकता है वो?
घर का कोई फर्द ही होगा। क्या जहीर ने यह हरकत की है? मैंने जहीर के दिमाग को गिरफ्त में लेकर पूछा तो पता चला कि वो मुजरिम नहीं है। मुझे भी यकीन था कि वो राह रास्त पर आने वाला ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने गजाला के ख्याल से राब्ता कायम किया, मगर राब्ता कायम न हुआ। इसका मतलब यह था कि वो इस शहर से कहीं दूर चली गई है। चची साहिबा के दिमाग में बैठकर पूछा तो मालूम हुआ कि पिछली रात गजाला के मामू आए थे। वो उनके साथ सुबह 6 बजे पिंडी चली गई है। चची की सोच ने मुझे बताया कि जब वो मुझसे रुपए लेकर अपनी कोठी में आई तो गजाला ड्राइंग रूम में बैठी अपने मामू से बातें कर रही थी। जब चची अपने कमरे में रुपए रखने गई तो आसपास या कमरे के बाहर कोई मुलाजिम न था। चाचा जान अपने कमरे में सो रहे थे, यानी वहां 2 ही अफराद जाग रहे थे, एक गजाला और दूसरा उसका मामू। अब मुझे इन दोनों पर शुबा था, मगर वो वहां से बहुत दूर जा चुके थे। मैं फिलहाल उनसे दिमागी राब्ता कायम नहीं कर सकता था। वैसे उनमें से जो भी मुजरिम होता, मैं उससे अपनी रकम मासूद वसूल कर लेता। इस वक्त मैंने मुजरिम को ढील दे दी और चची की परेशानियों को समझने लगा। वो सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? नासिर से कैसे कहूं कि मैं 1,25,000 उन्हें नहीं दे सकती? वो मुझसे बैंक के अकाउंट्स का हिसाब तलब करेंगे, तमाम चेक बुक्स उठाकर देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि पिछले 3 माह में मैंने लाखों रुपए बैंक से निकाले हैं। वो रुपए कहां गए ये मैं खुद नहीं जानती। ज्यादा सोचने की कोशिश करती हूं तो मेरी सोच में गिरा पड़ जाती है। सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। ये बात नासिर तस्लीम नहीं करेंगे, कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। फिर क्या होगा? फिर बदनामी के रास्ते खुलेंगे। नासिर का शुबा यकीन में बदल जाएगा कि मैं नौजवान लड़कों से दोस्ती करती हूं और उन पर अपनी दौलत लुटाती हूं। मैं ये बदनामी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं? मेरा एक जवान बेटा है, जवान बेटियां हैं। मेरी बूढ़ी जवानी एक तमाशा बन जाएगी। मैं क्या करूं? उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए, देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।